ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल गैस से। 9.5.2 टॉपिक है आपकी बुक का, नेचुरल गैस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोसिल फ्यूल से। फोसिल फ्यूल्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को दे दिया था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इंपॉर्टेंस बता दी थी इसकी मैंने। और इसके बाद हम लोगों ने इसके यूजेस वगैरह स्टडी कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस से कि नेचुरल गैस हमारे पास क्या होती है। ठीक है, ओके। नेचुरल गैस की कंपोजिशन हमारे पास ये है कि इट इज मेनली मीथेन। हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस में सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है। अदर हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडिंग ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसमें बाकी ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। और इसमें जो ट्रेस गैसेस होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, H2S होता है और हीलियम होता है। ये आपके पास कंपोजिशन है नेचुरल गैस की। इसमें मेनली मीथेन होगा। मीन्स के मैक्सिमम जो परसेंटेज है नेचुरल गैस की कंपोजिशन में, उसकी फॉर्मेशन में, तो वो किसकी होती है, मीथेन की होती है। उसके बाद हमारे पास जो बाकी हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं वो हमारे पास इथेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि बाकी हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं नेचुरल गैस में, लेकिन बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास जो ट्रेस गैसेस होती हैं उसमें हमारे पास ट्रेस गैसेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस गैसेस का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं, इवन लेस देन 1%। 1% से भी कम क्वांटिटी में होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड 1% से भी बहुत कम, 0.0 समथिंग होगा। नाइट्रोजन भी इसी तरह से, H2S भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसी तरह से हमारे पास हीलियम भी बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, हम डिस्कस करें नेचुरल गैस की प्रॉपर्टीज को। और प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इट इज अ क्लीन एफिशिएंट फ्यूल, बर्न्स विद लेस पोल्यूशन कंपेयर टू द कोयल और पेट्रोलियम। अगर आप कोयल को या पेट्रोलियम को अगर आप बर्न करते हैं तो रिजल्ट में बहुत सी पोल्यूशन कॉज होती है, बहुत सी पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट और हार्म करी होती है। लेकिन अगर आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो रिजल्ट में बहुत ही लेस पोल्यूशन कॉज होती है। लेकिन नेचुरल गैसेस तो हमारे घरों में भी आ रही है ना, तो इसलिए इससे बहुत कम पोल्यूशन कॉज होती है। इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइपलाइंस के थ्रू बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तभी तभी तो हमारे हर घर घर के अंदर जो है वो नेचुरल गैस हम तक पहुंच रही है पाइपलाइंस के थ्रू। तो ये इसको ट्रांसपोर्ट करना नेचुरल गैस को कंपैरेटिवली पेट्रोलियम और कोयल के बहुत ईजी है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस। तो यूजेस में क्या होता है, कुकिंग एंड हीटिंग। बहुत ही आपको तो कॉमन सी बात है, आपको पता है ये सब कुछ, कि इस नेचुरल गैस को हम कुकिंग के लिए यूज करते होते हैं, उसको हम लोग हीटिंग पर्पजेज में यूज करते होते हैं, डोमेस्टिक यूज करते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हम यूज कर रहे होते हैं। पावर प्लांट्स लगाने के लिए हम लोग जो है वो नेचुरल गैस को यूज कर रहे होते हैं। फ्यूल्स फॉर द व्हीकल, स्पेस क्राफ्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी व्हीकल्स। अब तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी जो ना वो पेट्रोल पे आ चुकी है, लेकिन पहले जो है वो मोस्टली सीएनजी पे चलती थी, नेचुरल गैस पे चलती थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलती थी। ठीक है, इसको हम कहते थे सीएनजी। तो अब तो इसका इतना खैर यूज नहीं रहा, लेकिन ये इन सब पर्पसेस के लिए, व्हीकल्स के लिए, स्पेस क्राफ्ट्स के लिए, सीएनजी पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, मीन्स पावर पावर प्लांट्स को चलाने में, बहुत बड़े बड़े जो टर्बाइन्स होते हैं डैम्स में लगे होते हैं उसके लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं नेचुरल गैस को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पेट्रोलियम। अच्छा, यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग को समझ ना आया हो नेचुरल गैस से रेलिवेंट? नो मैम। सबको क्लियर क्लियर? है। मैम यस मैम क्लियर है। ठीक है, फातिमा आपको समझ आ रही है, फातिमा मुस्तफा? यस मैम थैंक यू। ठीक है, आमना आपको समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है 9.5.3 विच इज अबाउट द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम फ्रॉम द लेटिन वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। हमारे पास ये जो वर्ड है ना पेट्रोलियम, ये एक लेटिन वर्ड पेट्रा एंड ओलियम से डिराइव हुआ है, जिसको हम कहते, पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम होता है ऑयल, और इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी कहते होते हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल इसका अनदर नेम है which is which means that a dark liquid mixture of the hydrocarbons।
हाइड्रोकार्बन्स का ना एक बहुत डार्क लिक्विड, बहुत ही ब्लैकिश कलर का होता है। ये जो पेट्रोल होता है ना, ये इसकी जब ये नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है रॉक्स में से, और नीचे जितना भी अंडरग्राउंड जब इसको निकालते हैं पेट्रोलियम को फर्स्ट टाइम पे, अभी तक ये इंडस्ट्रीज में नहीं गया होता और इसकी क्लीनिंग नहीं होती। अगर आप इसका फर्स्ट टाइम पे देखें तो ये बहुत ही ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही ब्लैक कलर का होता है। तो हमारे पास जो है वो इसका क्या होता है, डार्क लिक्विड होता है, डार्क ब्लैक से लिक्विड होता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एसोसिएशन किससे फाउंड विद द नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, जहां जहां से नेचुरल गैस निकल रहा होता है ना, उन्हीं एरियाज में से कुछ कुछ जगहों से आपको ये पेट्रोलियम भी मिलता है। अच्छा, कंपोजिशन क्या होती है, मेनली हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये सब के सब आपके पास जो है वो क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन है जिनसे मिलके पेट्रोल बनते हैं। एक्सट्रैक्शन यानी कहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम कहाँ से इसको निकालते हैं। सो ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स, जो बहुत बड़े बड़े ऑयल के वेल्स होते हैं ना, ऑयल के जो लाइक वेल जो होता है, कुआं जो होता है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल गैस escapes फर्स्ट अंडर द प्रेशर, जब जब लाइक डिफरेंट डिपॉजिट से, वेल्स से, ये अंडरग्राउंड से जब नेचुरल गैस को निकाला जाता है, तो उसके बाद पीछे जो एक्सट्रैक्ट रह जाता है उसका, पीछे जिसको हम लोग कहते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, हम उसको वेस्ट भी कर देते हैं। उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो हमारे पास पेट्रोल होते हैं। बाद में से क्लीनिंग करके उसको हम लोग बहुत से पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। देन द क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट। सो नेचुरल गैस जब निकाल देते हैं, उसके बाद जो नीचे रह जाता है वो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, उसको पंप आउट किया जाता है, मीन उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास होता है पेट्रोलियम, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल भी कहते होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। यहाँ तक ऐसा कोई पॉइंट आई थिंक नहीं था जो कि आपको समझ ना आया हो। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। 9.6 हमारे पास टॉपिक है, विच इज अबाउट दी सेपरेटिंग क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल को, मीन्स पेट्रोलियम को, हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू अ यूजफुल फ्रैक्शंस बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रॉपर पूरा एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप ये देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हम इस क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अंडरग्राउंड से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको एक यूजफुल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, वो जो बहुत ही ब्लैकिश टाइप का क्रूड ऑयल था, उसको एक यूजफुल फॉर्म में लेकर आएंगे। लेकिन यूजफुल फॉर्म में लाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करें हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रूड ऑयल इज हीटेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ फर्नेस। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये आपके पास देखो, ये आपके पास एग्जैक्टली यही पिक्चर है, लेकिन इसमें आपको ये चीज शो नहीं हो रही। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल इज हीटेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ फर्नेस। सबसे पहले फर्नेस जो होता है, उसमें क्या किया जाता है, फर्नेस के अंदर इसको क्रूड ऑयल को हीट करते हैं। फर्नेस क्या होता है, फर्नेस हमारे पास, जैसे आप, जिसको आप एक सिंपल वर्ड्स में, वर्डिंग में बर्नर भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा सा टैंक, जिसके नीचे एक हीटिंग सिस्टम लगा होता है, और यहाँ पे जो आपने क्रूड ऑयल इसमें ऐड किया हुआ है, वो बर्न हो रहा है, वो जल रहा है, उसको गर्म किया जाता है। तो उसको हम हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक फर्नेस में। द वेपर राइज इनटू अ फ्रैक्शनेटिंग टॉवर, टेम्परेचर ग्रेडियंट हॉट एट बॉटम। एंड एक मिनट में आप लोग को ऐसे करती हूँ, आप लोग को ये बात समझ नहीं आएगी इस तरह से। मुझे एक सेकंड है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर लूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर अच्छी तरह बातों की समझ भी आना शुरू हो जाए। अ,
ओके, सो इससे आगे हमारे पास हम स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट से, प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फर्स्ट वन इज क्रूड ऑयल इज हीटेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ फर्नेस। हमारे पास देखिए ये होता है फर्नेस, ये आपके पास जो लगा हुआ ना ये पूरा फर्नेस है। इसके अंदर सबसे सबसे पहले, इससे पहले सॉरी, ये आपके पास है पूरा फर्नेस, बॉयलर भी कहते हैं उसको, फर्नेस भी कहते हैं, जिसमें मतलब आप कुछ भी गर्म करते हैं उसको बॉयल करते हैं उसको हम फर्नेस कहते होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रख के हमने इसको क्रूड ऑयल को गर्म करना है, हीट करना है। हम हीट करने के बाद क्या करें हैं, द वेपर राइज इनटू अ फ्रैक्शनेटिंग टॉवर। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हमारे पास ये बॉयल यहाँ पे हो रहा है, अब देखो इसका कनेक्शन इस बॉयलर का इस पूरे कॉलम के साथ, इस टॉवर के साथ है। और ये इससे जो वेपर्स निकल रहे हैं, लाइक जब ये बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के बाद इसकी जो स्टीम है, इसके जो वेपर्स हैं वो यहाँ से निकल के और इस कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है। और इस कॉलम के ऊपर देखो ये टॉवर सब बना हुआ है, और ये फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम इसको बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमने ऊपर से इसको बंद किया हुआ है ताकि यहाँ से ना निकल सके। द वेपर राइज इनटू अ फ्रैक्शनेटिंग टॉवर, इसमें चल जाएंगे, टॉवर के अंदर चल जाएंगे। वेपर्स कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद क्या होता है कि वेपर्स जो है वो अपनी अपनी, देखो अब एक वेपर यहाँ तक आया है, एक वेपर जो है वो यहाँ तक आएगा, एक यहाँ तक आया और एक यहाँ तक आया। अब हर वेपर, हर वो वाटर का मॉलिक्यूल वो अपनी अपनी हाइट गेन करेगा, डिफरेंट हाइट्स गेन करेगा, डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पॉइंट पे वो बॉयल हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो हाइट गेन कर जाएगा। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सिमिलर चेन लेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट। ईच फ्रैक्शन यानी कि हमारे पास देखो जब आपने उसको बॉयल किया ना क्रूड ऑयल को, अब वो हर जो एक वेपर है, हर एक एक वाटर वेपर का एक एक जो कतरा है, वो हर एक एक जो ड्रॉप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स को गेन करेगा। ये डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ये डिपेंड करता है उसकी चेन लेंथ के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है कि एक आपके पास जो वाटर वेपर के कंपाउंड यहाँ पे जा रहे हैं, अगर इसका एक बॉइलिंग पॉइंट जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का भी 200 है, तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी नेचर हुई मीथेन जैसी और दूसरे की हुई इथेन जैसी, तो चेन लेंथ भी, कहने का मतलब ये कि चेन लेंथ भी मैटर करती है। अगर एक सॉरी मैं इसके लिए वाटर का वर्ड यूज करती हूँ, वाटर नहीं सॉरी, ये वेपर्स हैं, ये वेपर्स क्रूड ऑयल के वेपर्स हैं सॉरी। तो यहाँ पे यानी कि हर क्रूड का ऑयल कितनी हाइट गेन करेगा ये डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। और साथ ही साथ उस क्रूड ऑयल के बॉयल होने के बाद उस वेपर की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसकी नेचर किस टाइप की है। अगर उसकी नेचर मीथेन जैसी हुई तो डेफिनेटली वो उस एरिया में लाया करेगा जहाँ पे जितना मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल दो आपके पास वेपर्स आ जाते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है, एक मीथेन की तरह की नेचर रखता है और एक इथेन की टाइप की नेचर रखता है, तो दिस मीन्स के दोनों जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चेन लेंथ्स को, लाइक डिफरेंट, हम कहते हैं कि एक फिर यहाँ पे पड़ा होगा, दूसरे की वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे किसी और पोजीशन के ऊपर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर पोजीशंस फिर नहीं होंगी। तो ये आपके पास था कि आप सबसे पहले उसको हीटअप करना है फर्नेस के अंदर। हीटअप करने के बाद उसके वेपर्स जो हैं वो राइज कर जाएंगे टॉवर में, फ्रैक्शनेटिंग टॉवर में। और जब वो वेपर्स राइज कर जाएंगे उसके बाद वेपर्स कंडेंस होकर डिफरेंट हाइट्स को गेन करेंगे, डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम टॉप से स्टार्ट करेंगे और बॉटम की तरफ आएंगे और वन बाय वन हम ये चीज देखते हैं कि सबसे टॉप लेयर पे कौन सा वेपर गया क्रूड ऑयल का और सबसे बॉटम लेयर पे कौन सा आया। सो फर्स्ट वन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा हाइट गेन करता है। क्यों सबसे ज्यादा हाइट गेन करता है, अब इसके रीजन आप देखें। सबसे ज्यादा हाइट गेन करने की वजह है कि इसका सबसे लाइटेस्ट फ्रैक्शन होता है। इसका जो साइज है या इसका जो वेट है वो सबसे लाइट होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक लाइटेस्ट फ्रैक्शन रखने वाला है और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सबसे टॉप पे आता है। यानी कि क्रूड ऑयल का वो वेपर जो सबसे टॉप पर आया, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लाइटेस्ट पेट्रोलियम गैस है वो। और वो सबसे टॉप पे क्यों पहुंची है, क्योंकि उसकी फ्रैक्शन बहुत ही लाइट थी, उसका वेट, उसका साइज बहुत लाइट था। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग कुकिंग गैस और हीटिंग हीटिंग और कुकिंग वगैरह के पर्पसेस में
गैस को कुक करने में और उसको हीट अप करने में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गैसोलीन। ठीक है। आप लोग इस चीज में ना अपनी बुक को फॉलो करें। आपकी बुक की जो इमेज बनी हुई है आप लोग इसको फॉलो करें, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। मैं इस इमेज को आप साइड पे करी हूँ। आपने इसको माइंड में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपने ये अपनी डायग्राम भी हर हाल में बनानी है एग्जाम में। अच्छा अब देखो, इसके बाद आगे क्या आ जाता है, गैसोलीन पेट्रोलियम। अब गैसोलीन पेट्रोलियम में क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन इसका होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू एलपीजी। और इसी वजह से ये सेकंड, लाइक टॉप से हम बात अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारे पास गैसोलीन और पेट्रोल आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जिसका जितना कम वेट होगा वो उतनी हाइट गेन करता है। तो सबसे कम वेट दिस मीन्स के हमारे पास एलपीजी का था, फिर उसके बाद गैसोलीन का हो गया। फिर आता है नेफ्था। नेफ्था में क्या होता है, इसकी इंटरमीडिएट सी फ्रैक्शन होती है। मीन्स के नेफ्था को बहुत ही फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, इसकी बहुत ज्यादा, इसका ये लाइट वेट नहीं होता है। लाइक इसका वेट जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और गैसोलीन से ज्यादा होता है। ठीक है। इसीलिए ये टॉप से अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे आता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर दी, इसको हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर एज वेल एज ड्रग्स। इन सब कामों के लिए हम इसको नफ्ता को यूज कर रहे होते हैं। देन आता है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल जो है इसको यूज किया जाता है फॉर द लैम्प्स के लिए, स्टोव्स के लिए, जेट एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए। जेट एयरक्राफ्ट्स में उसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स की क्लीनिंग करने के लिए कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। इसके अलावा लैंप्स वगैरह में ये जो आपके पास होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक लैंप्स होते हैं और उसका क्या नेम होता है, मेरे माइंड में आएगा बताऊंगी फिर आपको। सो सेम लैंप्स की तरह ही होता है, उसके लिए हम लोग उस पर्पज के लिए हम लोग जो है वो कैरोसिन ऑयल को यूज करे होते हैं कैंडल्स के लिए। यस। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीजल ऑयल। अब डीजल ऑयल जो होता है आपको पता है कि बसेस में, ट्रक्स में और ट्रेन वगैरह में यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल में कहते हैं रिड्यूसेस द फ्रिक्शन इन इंजन्स एंड मशीन्स। मशीन्स और हमारे पास इंजन्स में ये फ्रिक्शन क्या आता है वो पता है ना, कि जो रगड़ को कहते होते हैं उसको ही कम करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है। फ्यूल ऑयल क्या होता है, फ्यूल फॉर द शिप्स के लिए, पावर स्टेशन वगैरह के लिए और इसके अलावा फैक्ट्रीज वगैरह में इसको यूज किया जाता है। और ब्यूटामिन, ब्यूटामिन इसको कहते हैं, ब्यूटामिन उसको कहते हैं रेजिड्यू, हैवीएस्ट एंड थिक फ्रैक्शन उसकी होती है, बहुत ही हैवी ऑयल होता है। ब्यूटामिन उसको कहते होते हैं, लेकिन ये वो ऑयल होता है जब क्रूड ऑयल को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करते जमीन से निकाला जाता है, उसके बाद उसकी जब तक क्लीनिंग नहीं होगी वो बहुत ही ब्लैकिश सा, उसमें बहुत सा वेस्ट मटेरियल भी होगा। थोड़ी बहुत जैसे क्लीनिंग है, ज्यादा क्लीनिंग नहीं होगी, उसको हम कहते हैं ब्यूटामिन। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रोड की सर्फेसिंग के, रोड्स के ऊपर जो ऑयल डाल देता है वो हमारे पास ब्यूटामिन होता है। ठीक है। सो इस तरह से आपके पास हम टॉप टू बॉटम आए और हमने क्रूड ऑयल की फ्रैक्शंस देखी हैं। मीन्स के आपको जो बताने का पर्पज है और कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक है वो ये है कि जब क्रूड ऑयल को निकाला जाएगा उसकी बार बार क्लीनिंग होगी। फर्स्ट टाइम में वो विटामिन बना था, फिर उसके बाद फर्दर और क्लीनिंग हुई है और उसको हीटिंग प्रोवाइड की है तो वो फ्यूल ऑयल बन चुका। फ्यूल ऑयल की और हीटिंग हुई तो लुब्रिकेटिंग ऑयल बन जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल की और हीटिंग करते हैं उसको और उसका वेट कम होता है तो डीजल ऑयल होता है। मतलब हर हीटिंग से उसके अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा। और जब वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा और वो बहुत ही प्योरिफाइड ऑयल की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। इसी तरह से नेफ्ता है, फिर गैसोलीन और फिर लास्ट में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है सबसे क्लीन और सबसे लाइट वेट हमारे पास जो है फ्रैक्शन होता है ऑयल का। अब यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो किसी को भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले वन बाय वन। किसका क्वेश्चन है? मैम मैम जो केरोसिन होता है वो जेट एयरक्राफ्ट्स में इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए। जेट एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसके जो डिफरेंट अंदर मशीनरी के डिफरेंट अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की क्लीनिंग के पर्पज में यूज किया जाता है, उसकी सफाई के लिए। क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके साथ बहुत सा वेस्ट मटेरियल, जब वो मशीन चलती रहती है तो बहुत सा वेस्ट मटेरियल आपको देखा भी होगा आपने बहुत दफा, ब्लैक सा रेजिड्यू होता है, ब्लैकिश कलर का थिक सा मटेरियल होता है जो कि उसके डिफरेंट पार्ट्स के साथ, लाइक टायर्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इंजन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ। या आपने बहुत दफा गाड़ी में भी देखा होगा अंदर कि अगर बहुत टाइम उसकी सफाई ना करे तो इंजन के ऊपर, इंजन के अंदर साइड्स पे वो ब्लैक सा रेजिड्यू लग जाता है, तो उसको
रिमूव करने के लिए, उसकी अंदर की क्लीनिंग करने के लिए हम इसको यूज करते होते हैं, कैरोसिन ऑयल को। ओके मैम, और मैम ये जो है ये, अच्छा हाँ ओके, थैंक यू मैम। क्या चीज? यस मैम, आ गई समझ, थैंक यू मैम। ओके फाइन, यू वेलकम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ये नेफ्था दोबारा बता दें। नेफ्था, अच्छा नेफ्था में क्या होता है, इसकी इंटरमीडिएट फ्रैक्शन होती है, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल क्या होता है, अगर आपने कोई प्लास्टिक तैयार करना है, कोई फर्टिलाइजर खाद वगैरह तैयार करनी है, ड्रग्स ड्रग्स क्या होती है, मेडिसिन वगैरह को तैयार करना है, इनमें हम लोग यूज करते हैं नेफ्था को। ये हम ऐसे इसको रॉ मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग फ्राई नहीं, यस, अगर आप कोई भी कुकिंग में कुछ भी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप राइस ही बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो देखिए उसमें ऑयल उसका रॉ मटेरियल है ना, मतलब मैं जनरल बात करी, कुकिंग ऑयल उसका रॉ मटेरियल है ना। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल ये चीज़ होती है कि छोटी छोटी सब चीज़ें मिलके और फिर वो एक जो चीज़ बन जाती है, लेकिन वो जितनी भी चीज़ों ने मिलके वो एक एक डिश बनाई होती है ना, उन सबको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। जैसे राइस बनाने में, फॉर एग्जाम्पल आप चाइनीज राइस बना रहे हैं, तो उसमें जो आपने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, आपने जो राइस ऐड किए हैं, उसके अलावा आपने जितने भी मसाले ऐड किए हैं उस, और आप ऑयल भी ऐड करते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल्स। इन सब के मिलने से चाइनीज राइस जो है वो तैयार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेफ्था है वो भी रॉ मटेरियल है प्लास्टिक को बनाने में। प्लास्टिक जब बनता है तो उसमें हम लोग इस नेफ्था को ऐड करते हैं एज अ ऑयल, जो है वो नेफ्था वाला ऑयल यूज होता है। फर्टिलाइजर्स को, खाद को तैयार करने में यूज करते हैं, ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये बहुत इसकी क्लीनिंग होती है। देखो पहले ब्यूटामिन था, फिर फ्यूल ऑयल बना, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल बना, फिर डीजल ऑयल बना, फिर कैरोसिन बना, फिर जाके नेफ्था आया। तो इतनी ज्यादा बॉइलिंग हुई है, इतनी क्लीनिंग करने के बाद नेफ्था आया, इतनी उसकी क्लीनिंग हुई है कि अब उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका जो वेस्ट मटेरियल उसमें से निकल चुका है। और फिर भी जब फॉर एग्जांपल अगर उसको ड्रग्स ड्रग्स क्या होती है, मेडिसिन, अब मेडिसिन देखें, ह्यूमन बींग्स ने लेनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए, या एनिमल्स ने लेनी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ही मेडिसिन लेनी होती हैं, ड्रग्स लेना होता है, तो डेफिनेटली उनकी फिर हेल्थ कंडीशन इफेक्ट होती है, अगर इन केस अगर आप ऑयल को प्रॉपर साफ ऑयल यूज ना करें। तो इसीलिए जब फॉर एग्जांपल इसको ड्रग पर्पज में यूज किया जाएगा, ड्रग बनाने के लिए यूज किया जाएगा, तो फिर इसकी फर्दर और भी बहुत क्लीनिंग होगी नेफ्ता की, फिर उसको उस टाइम पे ऐड करते वक्त भी इसकी बहुत सी क्लीनिंग हो जाएगी, तब जाके हमारे पास उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये होता है हमारे पास नेफ्ता। नेफ्ता क्या होता है, गैसोलीन, और गैसोलीन में एक्चुअली पेट्रोल होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम गैस होती है। तो इस तरह से इन सब की फ्रैक्शन है। समझ आ गई इब्राहिम आपको? जी अब्दुलरहमान, आपका मैसेज आया हुआ है, मैंने अभी देखा है। क्या रिवाइज करवा दूं दोबारा आपको? जी आ गई समझ। ठीक है। अब्दुलरहमान क्या कहना चाह रहा था? अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, वो हमारे पास है फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम एंड द यूजेस। अब जो पेट्रोलियम है उसकी हम फ्रैक्शंस करेंगे। पहले हमने किसकी की थी, पहले हम लोगों ने क्रूड ऑयल की थी, ठीक है। एक नेचुरल गैस होता है, एक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल भी हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, वो जो क्रूड ऑयल की हम लोगों ने रिफाइनिंग की है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, उसकी सेपरेशन की थी, सेपरेटिंग क्रूड ऑयल, उसके तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल उसको निकाल लिया। अब हम लोग फर्दर और भी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को देखेंगे। फ्रैक्शंस ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास हर एक के पास लाइक उसकी कार्बन चेन की लेंथ क्या है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी उसका टेम्परेचर क्या था, और उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। रूट यूजेस तो हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं। ये वही वाला टॉपिक है, पहले वाला, फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इन द यूजेस। Like petroleum crude oil is a mixture of hydrocarbons. It is separated into useful fractions by fractional distillation in the refiners. रिफाइनर्स में, फर्नेस में, बॉयलर्स के अंदर हम इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, हम इसका वेस्ट मटेरियल निकाल देते होते हैं। और उसके बाद जो है वो इसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास ये सब कुछ बन गया, आपके पास ब्यूटामिन बना है, आपके पास फ्लूइड फ्यूल ऑयल की फॉर्मेशन हुई है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की फॉर्मेशन हुई है,
कैरोसिन की फॉर्मेशन हुई है, नेफ्था, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सब कुछ बन चुका है। अब आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है इसके बाद, वो आपको पता होना चाहिए कि इन सब की कार्बन चेन क्या है, यानी कार्बन चेन की लेंथ क्या है। तो कार्बन, अगर आप बात करें एलपीजी की, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ये हम टॉप की तरफ मूव करेंगे, इन सब के साइजेस जो है वो शॉर्ट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और साइज भी कम होगा, वेट भी कम होगा। तो देखो ब्यूटामिन जो है ना वो इवन ग्रेटर देन कार्बन 70 है, मीन्स कि इसकी जो चेन लेंथ है वो C70 से भी ग्रेटर है, C70 से भी ज्यादा इसकी लंबी जो है वो चेन है। यानी दिस मीन्स कि कितना लाइक कितना हाईली वेटेड है, और ये कितनी इसकी लॉन्ग चेन है, कितना इसका साइज बड़ा होगा ब्यूटामिन का। उसके बाद जो है फ्यूल ऑयल आ जाता है, इसकी चेन लेंथ जो है वो C50 से लेकर C70 है। तो ये ऑयल लिक्विड, लेकिन देखो लिक्विड के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल की साइज की बात करें, उस मॉलिक्यूल की चेन चेन लेंथ की बात करें। इसके बाद हमारे पास होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसके बाद आगे हमें पता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल में क्या होता है, इसका नंबर होता है C20 से लेकर C50 तक। फिर डीजल जो होता है वो C14 से C20 तक होता है हमारे पास। उसके बाद कैरोसिन, या फिर इसको हम लोग पैराफिन ऑयल भी कहते हैं, कैरोसिन भी कहते हैं और पैराफिन भी कहते हैं। ये C16 से लेकर C10 C16 तक होता है। फिर हमारे पास होता है नेफ्था। नेफ्था की जो लेंथ होती है वो C8 से C12 तक होती है। पेट्रोल की C5 से C10 तक होती है, और एलपीजी की जो है वो C1 से लेकर मैक्सिमम C4 तक होती है। ठीक है। अच्छा, एक आप इसको इस सेंस में याद रखिएगा, एक आपने सेंस में भी इसको इसको समझ के रखना है कि लाइक अगर ब्यूटामिन है, दिस मीन्स कि इसमें C70 तक के तमाम हाइड्रोकार्बन्स मिल के ब्यूटामिन बनाते हैं। अब जैसे एलपीजी है, दिस मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि चार हाइड्रोकार्बन ने मिल के एलपीजी बनाया हुआ है। पेट्रोल की बात करें तो C5 से C10 तक है। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डीकेन है बस। ठीक है। अच्छा, वो एल्केन भी हो सकते हैं, वो एल्कीन भी हो सकते हैं, वो एल्काइन भी हो सकते हैं। इसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखिए, तो सबसे जो लेस बॉइलिंग पॉइंट है वो एलपीजी का, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेट्रोल का, गैसोलीन का, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही हाई है। और उसके बाद ब्यूटामिन के देखिए सबसे हाई, ग्रेटर देन 500। अच्छा, एक और बात यह है कि अगर इन केस आप लोगों को लगता है, वैसे इसको आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में तो याद करना है, अगर किसी बच्चे को ये बात लगती है कि मुझे तो ये चीजें भूल जाएंगी या मुझे तो एग्जाम तक याद नहीं रहेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद करें। फिर भी अगर आपको बाकी अगर आपको बीच में कोई चीज भूलती भी है तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन विटामिन का आपको याद रहना चाहिए। इसका कार्बन नंबर, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको मस्ट याद हो, एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट और एलपीजी का कार्बन नंबर आपको मस्ट याद हो। इसके अलावा नेफ्था बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्था को मैं यहाँ पर मार्क करी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, नेफ्था भी आया था। और इसके अलावा हमारे पास कैरोसिन आया था। ठीक है, कैरोसिन को पैराफिन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो फोर है ये तो मस्ट आपको हर हाल में याद हो ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और इनके कार्बन नंबर। इसके अलावा बाकी भी आप लोगों ने याद करने में, ये नहीं कह रही कि छोड़ दें, लेकिन अगर इनके ऊपर थोड़े हो भी जाते हैं, कोई भूल भी जाता है, तो कम से कम ये फोर आप अपने फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शन। ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शंस को देखते हैं। एज द कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेस मींस हैवियर फ्रैक्शन। अगर जिससे कार्बन चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। ये जो एरो है ना, ये शो करे इंक्रीज को। ठीक है, इसका मतलब है कि विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, और विस्कोसिटी का इंक्रीज यानी कि थिकर हो जाएगा। विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी मतलब कि कलर जो है वो लाइट से डार्क होता जाएगा। विस्कोसिटी कम है, इसका मतलब है कि वो सॉरी, और वोलेटिलिटी इसकी कम हो जाएगी, मीन्स के लेस इजीली वेपराइज होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे आप टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, बॉटम से नीचे से नहीं, जैसे सॉरी, आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, टॉप से जैसे आप बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो आप ये चीज देख रहे हैं कि साइजेस इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, थिक होते जा रहे हैं, कलर चेंज होकर लाइट से डार्क होता जाएगा, और इनकी जो वोलेटिलिटी है, मीन्स के वेपराइज होने की जो एबिलिटी है, वेपर्स बनने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और जैसे जैसे कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो डिक्रीज करती है, फ्रैक्शंस लाइट होते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, कलर जो है वो डार्क से लाइट होना शुरू हो जाएगा, और वॉलेटिलिटी जो है वो भी हमारे पास जो है
लेकिन जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, मीन्स कि ये मोर वोलेटाइल हो जाएंगे, वेपर्स बनाने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं? एलपीजी। एलपीजी की सबसे शॉर्टेस्ट चेन होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। और हम ये कहते हैं कि ये इसकी जो विस्कोसिटी है वो सबसे कम होती है। उसको सिलेंडर्स में यूज करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए। आपके घर में जो सिलेंडर्स वगैरह में, जिन घरों में सिलेंडर्स यूज होते हैं, उन घरों में जो गैस होती है वो एलपीजी वाली होती है। ब्यूटामिन जो है वो हमारे पास की चेन सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ये बहुत ही थिक नॉन वोलेटाइल होते हैं, इनको हम लोग यूज करते होते हैं रोड्स में और रूफिंग पर्पसेस में, छतों वगैरह के ऊपर इसको डाला जाता है, रोड्स बनाने में इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये इस पर्पज के लिए होता है। यहाँ तक हो चुका है हमारे पास। इसके बाद आगे आपके पास एक मिनट एक्सरसाइज आ चुकी है। यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो किसी को समझ ना आया तो मुझे बता दें जल्दी से। सबको समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। ये आ गई है। ओके फाइन। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आपके पास देखो क्वेश्चन है असेसमेंट एक्सरसाइज का, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.5 आपके पास है। लिस्ट द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो जो फ्रैक्शंस आपको ऑब्टेन हुए हैं उन सब के नेम लिखें। तो अब ये नेम्स आपको याद होने चाहिए: एलपीजी, पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड ब्यूटामिन। 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे भी बताओ चाहिए इसको 8 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। लिस्ट वन यूज ऑफ ईच, सबको एक यूज बताएं। एलपीजी को कुकिंग में यूज करते होते हैं, पेट्रोल को कार के फ्यूल में यूज करते हैं, नेफ्ता को प्लास्टिक को ड्रग्स में यूज करते हैं, केरोसिन को जेट प्लेन फ्यूल में यूज करते हैं, डीजल को ट्रक्स वगैरह में यूज किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए, फ्यूल ऑयल्स को शिप्स में, और विटामिन को रोड कंस्ट्रक्शन में। देखिए बहुत से तो आपको, मैंने आपको बार बार बताया, विटामिन को हम लोग रोड्स वगैरह के लिए, ये छतों पर डालने के लिए हम यूज करते हैं, रूफ टॉप पे। इसके बाद मैंने आपको एलपीजी को बार बार बताया कि इसको हम लोग गैसेस, हमारे घर की जो गैस होती है, जो सिलेंडर्स में वगैरह में होती है, इसमें एलपीजी होता है। इसके बाद नेफ्था का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इब्राहिम ने मुझसे पूछा था नेफ्था का। तो वहां से आप लोगों को याद हो गया, ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन वगैरह में प्लास्टिक यूज करते हैं। फिर फातिमा ने पूछा था, फातिमा मुस्तफा ने, केरोसिन का, तो वहां से हमें ये भी याद होगा कि जेट प्लेन्स वगैरह में यूज करते हैं। डीजल के नाम से आपको पता होगा कि डीजल का तो बहुत ही कॉमन है, ट्रक्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। बाकी दो तीन रह जाते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल का भी बहुत कॉमन है, कार फ्यूल्स में यूज करते हैं। तो देखो पीछे कितने रह गए हैं, पीछे रह गए दो से, अब आगे पास उनको ही आपने याद करना है। हाउ इज द पेट्रोलियम ऑब्टेन, पेट्रोलियम आपको मिलता कैसे है, कैसे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे आप इसको अंडरग्राउंड से कैसे निकालते हैं? एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग डीप वेल्स। बहुत नीचे जो डीप डाउन जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उनको ड्रिल करके उसके बाद वहां से क्रूड ऑयल को पंप आउट किया जाता है, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, बाहर की तरफ खींचते हैं, सेंड टू द रिफाइनर्स, फिर रिफाइनर्स में बॉयलर्स में भेजते हैं, जहाँ पे वो बॉयल हो जाएगा, फिर उसके फ्रैक्शंस में सेपरेट होगा, और उसके बाद हमें इस तरह से पेट्रोल जो है वो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद यस, आपका जो है कंप्लीट हो गया यूनिट, आई थिंक सो कंप्लीट हो गई, यस। और एक्सरसाइज मैं आपको शेयर कर दूंगी, नोट्स में एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, यहाँ पे देखो सारी एक्सरसाइज आगे हुई हुई है। और इस तरह से आपका यूनिट कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल की क्लास में हम शुरू कर देंगे यूनिट नंबर, आज कौन सा कवर हुआ, 9 आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, 10 स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, समझ आ गई सबको? यस मैम। ओके फाइन, गुड। ठीक है, बस टाइम भी हमारा एंड हो गया, अब मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।